हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जो हमारे वीडियोस हैं वो टोटली मैकमिलन बुक से अलाइंड हैं। एज वी नो कि हमारे काफी सारे फ्रेंड्स जो हैं वो वर्किंग हैं, तो हम लोगों ने वीडियो को काफी टू द पॉइंट रखने की कोशिश करी है। साथ ही एज वी नो कि एग्जाम जो है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे है, तो हम लोग उन्हीं चीज़ों को कवर कर रहे हैं जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकलने के आसार है। साथ ही फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि जो हमारे एग्जाम का अप्रोच होना चाहिए वो क्या होना है, उसमें आपने फ्रेंड्स हमारे वीडियोस को देखना है और साथ ही आपने एक हैंड रिटन नोट्स बनाना है। अगर आप हैंड रिटन नोट्स बनाने में कंफर्टेबल हो तो वो आपके एग्जाम टाइम रिवीजन में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि आप एग्जाम टाइम में अगर वीडियोस को रिवीजन पर्पस के लिए देखते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होने वाला है। तो अगर आप वीडियोस देख के नोट्स बना पा रहे हो दैट इज़ वेल एंड गुड। अगर आप नहीं बना पा रहे हो देन यू हैव टू अरेंज अ पेड नोट्स। फ्रेंड्स अगेन आई रिपीट, यू हैव टू अरेंज अ पेड नोट्स। इट मस्ट नॉट बी फ्रॉम अस, लेकिन आपके पास कहीं से भी एक पेड नोट्स होना चाहिए। यू शुड नॉट रिलाई ऑन एनी फ्री फ्लोटिंग कंटेंट। सो फ्रेंड्स व्हाट वी आर ऑफरिंग इज आवर ई पीडीएफ नोट्स प्लस एमसीक्यूज। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग बात करेंगे जेआईबी के फर्स्ट पेपर इंडियन इकोनॉमी एंड फाइनेंशियल सिस्टम के मॉड्यूल ए में जो यूनिट नंबर 4 है, जहां हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई सेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का जो नाम है कि रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर एंड एमएसएमई सेक्टर। एमएसएमई स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस इन द इंडियन इकोनॉमी। तो हम लोग इसको इन डिटेल देखेंगे। तो फर्स्ट हम लोग इसके कंटेंट्स को देख लेते हैं। जो हमारा कंटेंट है, एज वी सेड कि हमारा बेस लाइन जो है वो मैकमिलन बुक है, तो हम लोग उसी के अकॉर्डिंग चीजें करेंगे कि डेफिनेशन एंड रोल्स ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। अभी हम लोग इसमें प्रायोरिटी सेक्टर होता क्या है वहां से शुरू करेंगे और फिर चीजों को इन डिटेल देखेंगे। फिर लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स आइडेंटिफाइड इन इंडिया, हम लोग लिस्ट भी देखेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर के जो लेंडिंग नॉर्म्स हैं उसको भी देखेंगे। अभी लेंडिंग नॉर्म्स मतलब क्या, कि जो बैंक्स को लोन देना है उसमें क्या क्या रूल्स हैं जिनको बैंक्स को ध्यान में रख के चीजें करनी है। देन डेफिनेशन ऑफ एमएसएमई। एमएसएमई हम देख चुके हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। देन रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एमएसएमई इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एज वी नो कि जो एमएसएमई है वो कहीं भी एंटरप्राइजेस की बात हो रही है, इट मीन्स कि वहां पे कंपनीज हैं, कंपनीज आ रही हैं। तो कंपनीज आ रही हैं तो वहां एम्प्लॉयमेंट आएगा, जहां एम्प्लॉयमेंट आएगा वहां पे पैसे आएंगे। अभी पैसे के आने से क्या होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा है मतलब परचेजिंग पावर है। लोग अगर परचेज करेंगे तो हमने पहले रिपल इफेक्ट को पढ़ा है प्रीवियस वीडियोस में, तो आप वहां से समझ सकते हैं कि चीजें कैसे चेंज होंगी। अभी हम लोग सारी चीजों को इन डिटेल देखेंगे, कुछ भी नहीं छूटने वाला है एंड सब कुछ बहुत ईजी लगने वाला है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ एमएसएमई इन जीडीपी, तो हम लोग इसको भी इन डिटेल देखेंगे। देन रिसेंट एक्टिविटीज इन एमएसएमई सेक्टर्स, तो इसमें जनरली हम लोग फ्रेंड्स जो हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं हम लोग उनको देखेंगे। कुछ एक स्कीम्स जो हैं जिन पे मोर एम्फेसिस है हम लोग उसको देखेंगे, और कुछ एक को हम लोग जस्ट सिंपली ऐसे देख लेंगे कि जिससे आपको एक बेसिक आउटलाइन मिल जाए कि अगर क्वेश्चन आता है तो आप उसको एलिमिनेट कर पाए। क्योंकि अगर आप 40 स्कीम्स को पढ़ लेंगे देन दैट इज ऑफ नो यूज। तो बेटर कि हम लोग 10 वैसे स्कीम्स को पढ़ें जो प्रोबेबल हैं, जिनसे क्वेश्चंस उठ सकते हैं, और बाकी को हम लोग जस्ट एक ओवरव्यू कर देंगे। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में कि डेवलपमेंट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स आर मच नीडेड फॉर द बैलेंस्ड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। तो आपको समझ आ गया होगा कि प्रायोरिटी सेक्टर का जो डेवलपमेंट था वो जरूरी था कि जो इकोनॉमी है हमारी वो बैलेंस्ड, मतलब बिल्कुल सारे जो सेक्टर्स है ना वो बराबर एक साथ, इंक्लूसिव मतलब सारे कि मतलब एक साथ ग्रो करे। लेकिन प्रायोरिटी सेक्टर है क्या, तो पहले वो देख लेते हैं कि दो सेक्टर्स जहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आरबीआई ने ये कंसिडर किया है कि इन सेक्टर्स को डेवलप करना बहुत जरूरी है फॉर द बेसिक नीड्स, कि मतलब ये जो सेक्टर्स हैं वो ग्रो होने ही चाहिए फॉर व्हाट, कंट्री के ग्रोथ के लिए। तो फ्रेंड्स हम लोग इसको ऐसे समझें कि गवर्नमेंट ने सबसे पहले फॉर एग्जांपल की बोला था पोस्ट इंडिपेंडेंस कि हमको एग्रीकल्चर को बूस्ट करना है। देन सेकंड 5 ईयर प्लान्स में जो हमने प्रीवियस वीडियोस में देखे हैं, प्रीवियस चैप्टर्स में देखे हैं कि जो 5 ईयर प्लान थे, कि सेकंड 5 ईयर प्लान जो हमारा आया 66 से आगे तक का, उसमें क्या था, सॉरी 56 to 61 का, उसमें गवर्नमेंट ने कहा कि हमको इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना है। तो ऐसे करके एक एक करके चीजें हो रही थी, बट बाद में जब प्रायोरिटी सेक्टर का आइडेंटिफिकेशन इसी वजह से हुआ ताकि हमको सारे ही सेक्टर्स को एक साथ ग्रो करें जो बेसिक नीड से रिलेटेड हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि बैंक्स आर इंटरेस्टेड विथ encouraging the growth
ऑफ सच सेक्टर्स बाय प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट एंड टाइमली फाइनेंस। मतलब बैंक्स को ये इंस्ट्रक्ट किया गया कि आपको इन सारे ही सेक्टर्स को, जो प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं, उनको टाइमली एंड एप्रोप्रिएट, मतलब जितने की जरूरत है उतना फाइनेंस करना ही करना है। और इसके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जिसको हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। फिर अभी हम लोग एमएसएमई की बात करें कि एमएसएमईज आर द ड्राइवर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये हम लोगों ने पहले ही देख लिया कि कंपनीज आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगा, एम्प्लॉयमेंट आएगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो फिर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ने से फिर वही रिपल इफेक्ट। रिपल इफेक्ट क्या होता है कि अगर एक तालाब है, उस तालाब में आप अगर एक स्टोन फेंकते हैं तो वहां क्या होता है, ऐसे वेव्स बनते हैं। तो वही कि मतलब एक बंदा यहाँ से परचेज करेगा, मतलब किसी का परचेज हो रहा है तो कोई कुछ बेच रहा है, अभी वो बंदा जो है वो एक फाइनल प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसको फिर रॉ मटेरियल वाले से कुछ खरीदना पड़ेगा। तो ऐसे करके मतलब सारे जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वही जो है ना वो रिपल इफेक्ट है। तो मतलब उसी सेंस में हम लोग ये समझेंगे कि एमएसएमई जो है वो ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। वहीं पे कुछ छोटी कंपनीज रहेंगी, वो इनोवेशन की तरफ भी ध्यान देंगी, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा होगा तो हर किसी को ये चाहिए होगा कि मेरे को मेरे साथ वाले से थोड़ा अलग करना है, और अल्टीमेटली जो है वो एम्प्लॉयमेंट तो आना ही आना है। यही हम लोग फिर से देखते हैं कि अभी एमएसएमई में हमारे पास 64 मिलियन एंटरप्राइजेस हैं। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है फ्रेंड्स, कि 64 मिलियन एंटरप्राइजेस हैं हमारे कंट्री में। वहीं पे जो हमारे एमएसएमई सेक्टर्स हैं उनका जो ग्रोथ कंट्रीब्यूशन है वो सिग्निफिकेंट है, मतलब वो हम लोग बहुत ही आसानी से देख सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि आफ्टर एग्रीकल्चर, कि हमको पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है हमारी इकोनॉमी में। आपने पहले भी पढ़ा है कि जो अनस्ट्रक्चर्ड सेक्टर था जहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दी जाती थी, वहीं पे जो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट है वो मिलता है एमएसएमई के थ्रू। आप देख लो कि हमने यहाँ देखा था कि जो प्राइमरी सेक्टर था दैट वाज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड एलाइड, और वहीं जो सेकेंडरी सेक्टर था दैट वाज रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। तो इंडस्ट्रियल मतलब ये हम लोग देख सकते हैं एमएसएमई की तरह। तो वहीं पे देखिए कि जो सबसे पहले था कि अनऑर्गेनाइज्ड, तो यहाँ देखिए कि मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट जो है एक डेवलपिंग कंट्री में वो अनऑर्गेनाइज्ड लेवल पर ही आता है। वहीं पे जो सेकेंडरी सेक्टर है वहां पे क्या है कि स्किल्ड लोग चाहिए, और इक्विलिब्रियम मतलब कि एक बैलेंस करने के लिए। तो अभी आपको एक बेसिक आइडिया वहां लग गया होगा। अभी हम लोग एमएसएमई कंट्रीब्यूशन को रफली देखते हैं। वो है कि मैन्युफैक्चरिंग में 45% जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो एमएसएमई के थ्रू आता है। एक्सपोर्ट जो हम लोग कर रहे हैं, हमारी कंट्री से जो एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 40% कंट्रीब्यूशन जो है वो एमएसएमई सेक्टर का ही है। अभी हम लोग कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी की बात करें तो 28% जो कंट्रीब्यूशन है वो एमएसएमई सेक्टर का है, और जो लोग एम्प्लॉयड हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 128 मिलियन लोग जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं। अब यहाँ से फ्रेंड्स एक 1 मार्क क्वेश्चन आराम से निकल सकता है, तो आप इस डाटा को थोड़ा अच्छे से देख लेंगे। आप नोट्स बना लीजिए, अगर आप नोट्स बनाते हैं दैट विल बी वेल एंड गुड। अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं देन आपके पास ई पीडीएफ होना ही चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे हिसाब से आपको किसी भी फ्री के मटेरियल से पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी फ्री के मटेरियल से पढ़ते हैं तो वहां जो उसके अंदर डाटा होता है उस डाटा की जो वाइबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। वहां पे आप उस डाटा पे डिपेंड नहीं हो सकते हैं। रीजन ये है कि वहां पे कई बार डाटा जो है वो अपडेटेड नहीं होते हैं। सो बेटर कि आप किसी भी वैसे मटेरियल की तरफ जाएं जो पेड मटेरियल है, वो किसी का भी हो सकता है, आइदर वो हमारा हो या किसी और का हो। तो आप एक पेड मटेरियल को खरीदें और एक स्पेसिफिक टाइम वाले मटेरियल को खरीदें, कोई भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ वाले मटेरियल को ना खरीदें। क्योंकि आप अगर ये फोकस कर रहे हैं कि मेरे को एग्जाम जून में क्रैक करना है तो इट हैज टू हैपन। अगर आप लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो मतलब कि आप खुद भी ये सोच रहे हैं, सेकंड थॉट है आपके पास, तो बेटर कि आपको एक मटेरियल के लिए जाना चाहिए। तो आप वो देख लें कि कौन सा मटेरियल आपके लिए बेटर होगा। अभी हम लोग यहाँ आगे चलते हैं कि अगेन इंडिया के पास एक एम है, वो एम है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, और जिसमें कि 50% जो ग्रोथ हो, 50% जो कंट्रीब्यूशन हो जीडीपी में वो एमएसएमई का हो बाय 2025। अगेन यहाँ एक 1 मार्क क्वेश्चन जो है वो साफ साफ निकल के आ रहा है। और हम लोग ये देखते हैं कि जीडीपी क्या है, क्विक रिकैप करते हैं। तो जीडीपी जो है दैट स्टैंड्स फॉर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे कि मॉनिटरी मेजर ऑफ द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाय अ कंट्री। तो ये जो है ये है डोमेस्टिक की, मतलब जितने भी गुड्स या सर्विसेज जो है वो प्रोड्यूस हुए हैं एक कंट्री के अंदर इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, वही जो है वो जीडीपी है। कब? जब उसको हम लोग इन टर्म्स ऑफ मनी देखेंगे तब। और अभी जो हमारी जीडीपी है दैट इज 3.5 ट्रिलियन जीडीपी, और हम लोग अभी 5th पोजीशन पे हैं।
जबकि बाई 2025 हम लोग क्या एम कर रहे हैं कि वी हैव टू बिकम 5 ट्रिलियन। तो अभी यहाँ से रिलेट करना आपके लिए इजी हो गया होगा कि प्रेजेंटली वी आर 3.5 ट्रिलियन और हमको 2025 तक इसको 5 ट्रिलियन करना है। ये एक एम है जिसमें 50% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एमएसएमई का होना चाहिए। तो आप इसको देखते जाएंगे। वहीं एक और क्वेश्चन है कि जो बैंक्स हैं और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके पास कुछ टारगेट्स होते हैं लेंडिंग को लेके कि उनको फाइनेंशियल सेक्टर, उनको जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसमें कुछ लेंडिंग्स करने हैं। अगर वो लेंडिंग नहीं करते, इफ दे डू नॉट अचीव द टारगेट, तो जो बैलेंस अमाउंट है उसको उनको रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो होता है RIDF उसके अंदर ट्रांसफर करना होता है। अगेन ये एक 1 मार्क क्वेश्चन है कि कहाँ ट्रांसफर करना होता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको मार्क कराता जा रहा हूँ, आप इनको लिखते जाइए, नोट करते जाइए। अदरवाइज आप हमारे PDF के लिए हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें ये चीजें आपको बहुत ही सिंपली हमने नोटेशन करके डाला हुआ है। अभी हम लोग देखते हैं कि डेफिनेशन एंड रोल ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर। अभी प्रायोरिटी सेक्टर के डेफिनेशन को हम लोग एज पर बुक देखते हैं। अभी आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा, वो हम लोगों ने अपने हिसाब से समझाने के लिए आपको बताया है। अभी देखते हैं कि ये बात है तब की पोस्ट इंडिपेंडेंस, लाइक 1967 की हम लोग बात कर रहे हैं। तो हम लोग हिस्ट्री देखते हैं कि प्रायोरिटी सेक्टर कैसे आया। कि देयर हैड बीन persistent complaints that several priority sectors such as agriculture, small scale industries and export had not received fair share of banks credit। कि मतलब जो बैंक का क्रेडिट, मतलब बैंक से जो लोन मिलना था वो इन सेक्टर्स को उतना नहीं मिल पा रहा था जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, चाहे फिर जितना हमारी इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए होना चाहिए था। तो उस टाइम के डेप्यूटी PM एंड फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई, इन्होंने इस इश्यू को एड्रेस किया इन लोकसभा। उन्होंने क्या कहा कि इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे द फर्स्ट टाइम दिस फ्रेज प्रायोरिटी सेक्टर वाज यूज्ड। उन्होंने अपने उन्होंने इस पूरे इंफॉर्मेशन को जो लोकसभा में बताया उसमें एक टर्म कॉइंड हुआ, दैट इज प्रायोरिटी सेक्टर। एज रिजल्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वाज बॉर्न। कि मतलब उन्होंने जो लोकसभा में ये बोला कि बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स की जिन पे प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारे बैंक्स की, लेकिन वो नहीं दे पा रहे अपना फोकस। तो ये जो टर्म आया ना कि प्रायोरिटी होनी चाहिए थी लेकिन प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं सेक्टर्स को, तो वहीं से वो निकल के आ गया प्रायोरिटी सेक्टर। तो ये तो डेफिनेशन था और रोल था। अभी हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं। तो लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी सेक्टर्स, अभी यहाँ से अगेन फ्रेंड्स 1 मार्क क्वेश्चन और 2 मार्क क्वेश्चन बहुत हाई चांसेस हैं आने के। तो लिस्ट में क्या है, तो अपने पास एग्रीकल्चर है, MSME है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है। एक्सपोर्ट क्रेडिट मतलब कि हमने जो बाहर की तरफ ट्रांसफर किया। एजुकेशन सेक्टर में हम लोग कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हाउसिंग सेक्टर में हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब टॉयलेट बनवाना, ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो प्लान्स होते हैं उसको लेके। रिन्यूएबल एनर्जी, हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत लिमिटेड है, तो हमको ऑल्टरनेट की तरफ भी जाना है। वैसे सेक्टर्स में हमको एक्सप्लोर करना है कि वैसी एनर्जीज हमारे पास हों जो रिन्यूएबल हों। और वहीं पे कुछ अदर्स भी हैं। अदर्स जो है जो यहाँ से छूट गए वो अदर्स में आ जाएंगे। और साथ में एक जो है वो वीकर सेक्शन है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि वीकर सेक्शन जो है वो जनरली एक लिस्ट में नहीं आता है, बट वीकर सेक्शन को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसका मेंशन आपको हर जगह मिलेगा। उससे पहले मैं आपको ये जो लिस्ट है उस लिस्ट में ये दिखाता हूँ कि और क्वेश्चंस यहाँ से क्या क्या आते हैं अगर इन टर्म्स ऑफ हम लोग बैंक की बात करें, क्योंकि हम लोग बैंक के एग्जाम को लिखने वाले हैं तो वहां उनका एम्फेसिस इन पे होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि लिस्ट ऑफ PSL की। इसमें क्या है कि अगर हम लोग एजुकेशन सेक्टर की बात करें तो वैसे लोन जो 20 लाख तक के हैं इंक्लूडिंग वोकेशनल कोर्सेज, तो उनको प्रायोरिटी सेक्टर में काउंट करा जाएगा। कैसे? एज पर द टारगेट फॉर PSL, प्रायोरिटी सेक्टर लोन, क्योंकि हर बैंक के पास एक टारगेट होता है प्रायोरिटी सेक्टर को लेके। तो जो लोन्स हैं जो 20 लाख, अगर किसी को आपने 50 लाख का लोन दिया है बैंक में, तो उसमें से जो उसका पार्ट ऑफ 20 लाख होगा ना, इसको स्प्लिट करते हैं 20 + 30, तो 20 जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हो गया एंड 30 जो है दैट इज वन नॉर्मल नॉन प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो ये आपके टारगेट के अंदर कंसिडर्ड हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि ये 20 लाख। तो यहां से अगेन एक 1 मार्क क्वेश्चन है कि मैक्सिमम व्हाट अमाउंट ऑफ लोन वी कैन गिव टू कवर अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। तो इसमें मैक्सिमम का कोई भी सीलिंग नहीं है क्योंकि वो कोई भी अमाउंट हो सकता है, बट आउट ऑफ दैट ओनली 20% विल बी कंसिडर्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये 1 मार्क क्वेश्चन। वहीं हम लोग ये बात करेंगे हाउसिंग लोन, कि हाउसिंग सेक्टर में अगर हम लोग लोन दे रहे हैं तो वो कैसे टारगेट में कंसिडर होगा। तो दैट विल अगेन बी कि मेट्रो सेंटर्स कौन से होते हैं जहां पे जो पॉपुलेशन है वो 10 लाख से ज्यादा है। तो ऐसे केसेस में जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है ना, प्रोजेक्ट कॉस्ट
दैट शुड बी अप टू 45 लाख एंड लोन शुड बी अप टू 35 लाख। मतलब कैसे कि हम लोग बात करते हैं कि हम लोग एक हाउस खरीदना चाहते हैं, तो उस हाउस का जो टोटल कॉस्ट होगा, द टोटल कॉस्ट शुड बी मैक्सिमम 45 लाख, और जो लोन है वो मैक्सिमम 35 लाख ही लेना चाहिए। अगर उससे ज्यादा लेंगे तो वो प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आएगा। अगर इन दोनों में से कोई भी एक जो कंडीशन है वो अगर फुलफिल नहीं हो रहा है तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी वुड से VVI, कि यहाँ से क्वेश्चंस तो हर साल आते हैं, इवन CIB में भी आते थे, तो आपको इसका ध्यान रखना है, इनको पढ़ के जाना है। वहीं अदर सेंटर्स जो है, अदर सेंटर्स में क्या है कि जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो 30 लाख होना चाहिए एंड लोन जो है वो 25 लाख होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपको ये याद कर लेना है। वहीं अगर हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो पर बोरोवर, एक बोरोवर के हिसाब से अगर हम लोग बात करते हैं तो 5 करोड़ अगर उनको हम लोग दे रहे हैं, किस लिए, वो स्कूल बनाना चाहते हैं, ड्रिंकिंग वाटर रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, तो उनको जो है वो प्रायोरिटी सेक्टर में कंसिडर करेंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें कि ₹10 लाख पर बोरोवर, 10 लाख देंगे, सॉरी 10 करोड़ पर बोरोवर फॉर बिल्डिंग हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मतलब हॉस्पिटल वगैरह, तो ऐसे केसेस को हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर कंसिडर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ से अगेन एक 1 मार्क क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। ऐसे करके ही आपको हम लोग 1 मार्क क्वेश्चन आइडेंटिफाई कराते जाएंगे, आपको इनको नोट करके जाना है, तभी आप एग्जाम में इजीली मार्क कर पाएंगे। अदरवाइज बाद में अगर आप इसको याद नहीं करते हैं और एग्जाम में जब आता है, फिर उस समय अगर ये क्वेश्चन आता है कि हेल्थ सेक्टर में अगर कोई लोन बैंक फाइनेंस कर रही है तो उसके लिए व्हाट इज द मैक्सिमम सीलिंग फॉर प्रायोरिटी सेक्टर, तो आपको उस समय ऐसे भी लगेगा कि दैट मे बी 5 करोड़ ऑल्सो, दैट मे बी 10 करोड़ ऑल्सो, और फिर आप अपने आइडिया से जो भी मारेंगे दैट विल बी 150-50 चांस कि आप सही मार पाएंगे। सो बेटर कि इनको आप नोट्स बना लीजिए, सो एग्जाम से पहले आप एक बार क्विक रिवीजन ले लेंगे। वहीं अभी हम लोग ये देखते हैं कि वीकर सेक्शंस के अंदर कौन कौन से सेक्शंस आते हैं, कौन कौन से सेक्टर्स आते हैं, और वी वुड से कि कौन कौन से जो लोग हैं वो आते हैं। तो वीकर सेक्शंस में अगेन यहाँ से एक 1 मार्क क्वेश्चन बहुत इजीली आ सकता है कि इनमें कुछ ऑप्शंस होंगे आपके पास कि ऑड मैन आउट की विच ऑड वन आउट, कि इसमें से कौन सा है वो वीकर सेक्शन के अंदर नहीं आता है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं वो आएंगे। फिर जो आर्टिसियन है या फिर जो दूसरे छोटे इंडस्ट्रीज हैं जिनका लोन जो है वो 1 लाख से कम का है, वो भी अगेन वीकर सेक्शन में आएंगे। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि बेनिफिशियरीज अंदर गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, NRLM, NULM, NRLM, तो बाकी चीजें तो सेम रहेंगी, दैट इज नेशनल, और फिर रूरल, और यहाँ पे अर्बन, और बाकी लाइवलीहुड मिशन। तो फ्रेंड्स ये एब्रिविएशन भी आ सकता है, ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं पे नेक्स्ट हम लोग कि शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब की, ये भी वीकर सेक्शंस के पार्ट है। DRI इंटरेस्ट रेट स्कीम, DRI इंटरेस्ट रेट स्कीम क्या होता है ना, ये कंट्रोल्ड इंटरेस्ट रेट वाले लोन्स, जैसे कि अभी आप लोग अगर अपने बैंक में लोन करते होंगे, गोल्ड लोन जिसको ज्वेल लोन भी बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है ना कि उसमें कुछ पैसे वापस आते हैं एंड 1 फ्लैट 4% विल बी चार्ज। तो ऐसे वाले जो होते हैं उनको डिफरेंशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट वाले स्कीम्स बोलते हैं। तो वो जो है वो भी वीकर सेक्शन के अंदर आएंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं वो अगेन वीकर सेक्शंस के अंदर। डिस्ट्रेस्ड फार्मर्स इन डेब्ट टू नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स, ये भी वीकर सेक्शंस के अंदर आएंगे। फिर डिस्ट्रेस पर्सन अदर देन फार्मर, जिनका लोन जो है नॉट एक्सीडिंग 1 लाख पर बोरोइंग, और इंडिविजुअल वुमेन बेनिफिशियरीज अप टू 1 लाख पर बोरोवर, पर्सन विथ डिसेबिलिटीज एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज। तो ये जो सारे सेक्टर लोग हैं, ये सारे जो व्यूड से कि जो कैटेगरी है पूरी, इस कैटेगरी में फॉल करने वाले जो लोग हैं वो वीकर सेक्शन के अंदर आते हैं। और यहाँ से क्वेश्चन एक पिक हो सकता है कि वीकर सेक्शन के अंदर इनमें से ऑड वन आउट करिए आप। अभी हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं, दैट इज कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स क्या है। तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के नॉर्म्स मतलब कि जो बैंक है उनको लोन देना है, और अभी उन्होंने लोन देना है तो उसका क्या एक ओवरऑल आउटलाइन है, तो हम लोग उस आउटलाइन को अभी देखेंगे। तो यहाँ देखिए कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग टारगेट्स आर कंप्यूटेड बेस्ड ऑन adjusted net bank credit ANBC and equivalent of off balance sheet exposure। तो भी हम लोग देख लेते हैं एक बार को कि ANBC एंड COB क्या है। तो अगर हम लोग ANBC को समझें तो ANBC स्टैंड्स फॉर adjusted net bank credit। अभी यहाँ क्या है कि net bank credit प्लस इन्वेस्टमेंट मेड बाय बैंक इन नॉन SLR बॉन्ड्स। तो अभी इसको हम लोग स्प्लिट करते हैं कि बैंक ने जो टोटल लोन दिया है,
अब देख रहे हो ना, यहाँ लिखा है टोटल लोन दिया है और बैंक ने जो इन्वेस्ट किया है, बैंक इन्वेस्ट कहाँ करती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मतलब कि बैंक के पैसे पार्क कहाँ कहाँ है। कि अगर हम लोग बात करें तो बैंक के जो जनरली पैसे होते हैं वो कैसे पार्क होते हैं, सीआरआर में बैंक जो है वो अपना कुछ पैसा पार्क करती है आरबीआई के पास, एसएलआर में कुछ पैसा बैंक जो है वो पार्क करती है आरबीआई पर। तो ये जो पार्क पैसे हैं ना, इन पैसों को हम लोग यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अलावा जो बैंक ने बाकी बॉन्ड्स में या कहीं इन्वेस्ट करके रखा हो उन पैसों कि मतलब जो लोन एंड इन्वेस्टमेंट वाला जो टोटल अमाउंट है ना, उस अमाउंट का एक स्पेसिफिक पोर्शन जो है वो बैंक को इन्वेस्ट करना है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर। अदरवाइज क्या होगा कि अगर हम लोग टोटल बोल देंगे तो टोटल में क्या है कि जो पैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पार्क्ड हैं और आरबीआई के पास पार्क्ड हैं, उन पैसों के ऊपर भी हम लोग बैंक को कुछ टारगेट दे रहे हैं। इसको हटाने के लिए ये एएनबीसी का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो नेट बैंक रेट की मतलब इसमें हो रहा है कि एडजस्टेड, कि मतलब जो ऑलरेडी कहीं ऑक्यूपाइड है उसको हमने एडजस्ट कर दिया है। वहीं हम लोग CEOBC क्रेडिट इक्विवेलेंट ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर, इसमें क्या है कि रेफर्स टू एक्टिविटीज दैट आर इफेक्टिवली एसेट्स और लायबिलिटीज ऑफ द कंपनी बट डू नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट। मतलब क्या है कि कंपनी के पास कुछ एसेट्स हैं या कुछ लायबिलिटीज हैं लेकिन वो दिखती नहीं है। कब? जैसे ये जो क्रेडिट, अब ये क्या है, ये है बैंक गारंटी। बैंक गारंटी मतलब इसको हम लोग ऐसे भी बैलेंस शीट से बाहर रखते हैं। और वहीं हम लोग बात करें लेटर ऑफ क्रेडिट, ये अगेन बैलेंस शीट के बाहर रहता है। तो बैंकिंग एक्टिविटीज में क्या है कि ऐसे जो लोन्स होते हैं और ऐसे जो डिपॉजिट्स हैं उसमें क्या है कि हम लोग इनकम तो जनरेट कर रहे हैं बट ये जो इनकम है ये इनकम बैलेंस शीट में विजिबल नहीं होता है। तो इसको वहां भी एडजस्ट करा जाता है एंड आफ्टर एडजस्टमेंट ओनली CEOB जो है वो निकाला जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि ये जो है ये होता है नॉन फंड एडवांस, समझ गए ना। ये नॉन फंड मतलब कि यहाँ कोई पैसा बैंक ने किसी को दिया नहीं, लेकिन बस एक गारंटी दे दी है कि हाँ हम हैं, तो इस बात पे बैंक जो है वो कमीशन कमा रही है। तो इन चीजों को जो डील करने के लिए है वो है CEOB। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि हमने बैंक को कैटेगराइज कर लिया है कि डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स, फॉरेन बैंक्स। तो इसके लिए क्या है कि जो कैटेगरीज हैं बैंक की उसको भी हम लोग एक बार हमने स्प्लिट किया है, आप देख लीजिए जस्ट फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। कि जो बैंक्स हैं उसमें क्या है कि इंडिया के अंदर एक तो सेंट्रल बैंक है, दैट इज द रेगुलेटर, वी वुड से आरबीआई। उसके बाद शेड्यूल्ड बैंक्स। अब शेड्यूल्ड बैंक कौन कौन से हैं, यहाँ भी देखिए शेड्यूल्ड बैंक को लेकर ना क्वेश्चन आता है। तो शेड्यूल्ड बैंक मतलब वैसे बैंक विच इज अंडर शेड्यूल 2 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 विथ मिनिमम 5 lakhs पेड अप कैपिटल। अरे अभी पेड अप कैपिटल क्या है? तो पेड अप कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी a company receives from shareholders in the exchange market for the share of stock। तो मतलब जब कंपनी, कोई भी कंपनी आईपीओ करती है ना, तो बेसिक उसको आईपीओ तो करना ही करना है टू बिकम शेड्यूल्ड बैंक। तो अभी देखिए यहाँ हमने इसको दो पार्ट में स्प्लिट किया है, शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड। किनको? तो कमर्शियल बैंक्स एंड पेमेंट बैंक्स, ये तो शेड्यूल्ड बैंक है ही। तो देखिए इनका एक मार्क क्वेश्चन यहाँ से आता है कि शेड्यूल्ड बैंक में आपके पास स्मॉल फाइनेंस का भी ऑप्शन होगा, कोऑपरेटिव। तो इसमें क्या है कि कोऑपरेटिव और स्मॉल फाइनेंस, तो वैसे बैंक्स पर्टिकुलर किसी भी एक बैंक का नाम लेके कि जो बैंक रजिस्टर्ड हो अंडर शेड्यूल 2 और उनका जो पेड अप कैपिटल है वो 5 लाख से ज्यादा का है, तो दैट विल कम अंडर शेड्यूल्ड बैंक। जो नहीं है वो, तो यहाँ पे क्या है कि वो 50-50 वाली बात की, मतलब कुछ हैं जो शेड्यूल्ड बैंक की तरफ है, कुछ हैं जो शेड्यूल्ड बैंक की तरफ नहीं है। तो अभी हम लोग इसके आगे देख लेते हैं कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो क्या है कि कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। वहीं जो पेमेंट बैंक है दैट इज लाइसेंस्ड बाय आरबीआई। स्मॉल फाइनेंस बैंक की हम लोग बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक को बनाने का जो मेन रीजन है ना, दैट इज द इंक्लूसिव ग्रोथ। जो हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर के टाइम पे देख रहे थे कि माइक्रो इंडस्ट्रीज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स और मार्जिनल फार्मर्स, इनको ही लोन देना जो है वो प्राइमरी टारगेट है स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और वहीं हम लोग कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करें तो ये यहाँ अगेन एक क्वेश्चन बन के आ रहा है कि कोऑपरेटिव बैंक जो है वो कैसे रजिस्टर्ड है, दे आर रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट ऑफ 1912। तो ये जो क्वेश्चन है ना फ्रेंड्स, ये मैकमिलन बुक के बाहर नहीं है, एक्चुअली ये किसी दूसरे सब्जेक्ट में रहेंगे, लेकिन क्वेश्चंस जो हैं वो इंटरचेंज होते हैं, क्लैश होते हैं। तो आप ये इवन जो लोग अगर एग्जाम को रिपीट कर रहे होंगे देन दे वुड हैव रियलाइज्ड कि जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पीबीबी का क्वेश्चन जो है वो लॉ में पूछा जाता है, आपके लॉ का जो क्वेश्चन है वो पीबीबी में पूछा जाता है। तो ऐसे जनरली होता है। अभी हम लोग यहीं पे अगर कॉमर्शियल बैंक्स को स्प्लिट करते हैं, दैट इज प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, फॉरेन बैंक, ये तो नाम से सारी चीजें पता लग रही है। आरआरबी में क्या है कि जो हमारा सेंटर है उनका 50% स्टेक होल्डिंग है। वहीं जो हमारा स्टेट है, जिस स्टेट में वो आरआरबी जो है वो चल रहा है, उस स्टेट का 15%, और जो स्पॉन्सर्ड बैंक है उनका, थोड़ा मैं यहाँ क्लमजी हो गया है, और जो
स्पॉन्सर बैंक है, उस स्पॉन्सर बैंक का 35%। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट नोट है और ये 1 मार्क नोट है। तो फ्रेंड्स ऐसे देखिए, अगर आप देखेंगे तो यहाँ 1 2 3 4, तो हमने ये 4 1 मार्क क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से देख लिए हैं। तो आपको एक बेसिक आइडिया शायद लग रहा होगा कि कितने ज़्यादा जो 1 मार्क क्वेश्चन है वो यहीं से निकल के आ रहे हैं और हम लोग इसको इन लेक्चर ही आइडेंटिफाई करते जा रहे हैं। तो आई होप कि आप अपना नोट्स लगातार बनाते जा रहे होंगे। अभी हम लोग आ जाते हैं कि ये जो भी है डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक, जिसमें एक्सक्लूड कर रहे हैं हम आरआरबी और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स को, और फॉरेन बैंक्स विथ ब्रांचेस 20 एंड अबव, जिनके 20 से ज़्यादा ब्रांचेस हैं फॉरेन बैंक्स की। अब उसको क्या है, हम लोग उनके परसेंटेज को हमने एएनबीसी में जाके ऑलरेडी देख लिया था कि उनके परसेंटेज को हम लोग देखेंगे कि विच एवर इज हाइयर, मतलब एएनबीसी अगर ज़्यादा है तो एएनबीसी, और सीओबी ज़्यादा है तो सीयूबी। मतलब ये जो टोटल प्रायोरिटी सेक्टर है उसमें जो डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स हैं उनको 40% कॉन्ट्रीब्यूट करना है अपने एएनबीसी या सीओबी का, इनमें से जो भी ज़्यादा हो। अगर मान लो कि एएनबीसी फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि 10 हो रहा है और सीबी जो है वो 11 हो रहा है, देन वील सेलेक्ट सीईओबी ई और 11 को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये एक एग्जाम्पल की बात थी। वहीं हम लोग अगर ये बात करें कि एग्रीकल्चर में इनका कंट्रीब्यूशन कितना होना है, देन दैट विल बी 18%, एंड आउट ऑफ दैट 18% जो 10% है दैट विल गो टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। वहीं हम लोग माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें तो यहाँ पे 7.5% का जो कंट्रीब्यूशन है वो आएगा, और एडवांसेस टू वीकर सेक्शंस, आपको याद है हम लोगों ने वीकर सेक्शंस को ऑलरेडी डिस्कस किया है पीछे, तो इसमें 12% का आएगा। तो फ्रेंड्स इसको आपको याद करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इस स्क्रीनशॉट से ही आप इसको अगर बार बार देखेंगे, लॉजिक लगाएंगे, चीज़ों को कनेक्ट करेंगे, तभी आपको समझ आएगा। बाकी मैं एक बेसिक लॉजिक आपको दे देता हूँ। अभी ये तो हो गया डोमेस्टिक कमर्शियल बैंक्स की बात। अभी हम लोग बात करते हैं फॉरेन बैंक्स विथ लेस देन 20 ब्रांचेस। तो इसमें क्या है कि इसमें भी 40% ही कॉन्ट्रीब्यूट करना है। देखिए यहाँ भी 40 था, यहाँ भी 40 है, बट यहाँ कैच क्या है कि ये 32% जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बाकी 8% जो है अदर प्रायोरिटी सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है इनको। अदर मतलब अदर सेक्टर्स में। अभी इनका क्या है कि एग्रीकल्चर, माइक्रो और एडवांस ऐसे करके इनका कोई भी टारगेट नहीं है किनका, फॉरेन बैंक्स का। तो आप ये याद कर लें। क्यों? क्योंकि जो फॉरेन बैंक्स हैं अगर उनकी ओनली 20 ब्रांचेस हैं अक्रॉस द कंट्री, तो दे विल नॉट बी इन विलेजेस, दे विल बी समवेयर इन द सिटीज ऑफ कंट्री। तो वहां पे ये एग्रीकल्चर को फाइनेंस नहीं करेंगे, माइक्रो एंटरप्राइजेस को भी फाइनेंस नहीं करेंगे। सो ये ज्यादा एक्सपोर्ट को फाइनेंस करेंगे बड़ी कंपनीज के लिए। अभी वहीं हम लोग आरआरबी की बात करें, आरआरबी के लिए हमने ऑलरेडी देख लिया था कि 50% प्लस 15% प्लस 35%, ये एक स्टेक होल्डिंग है जो आपको याद रखनी है, ये एग्जाम में आता है। लेकिन आरआरबी के साथ क्या है कि इनको 75% जो है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को ही डिवोट करना है। अभी 75% ऑफ टोटल एएनबीसी, मतलब यहाँ तो 40% की बात हो रही थी ना, यहाँ 75% इनको करना है। एंड आउट ऑफ 75% इनको जो है मीडियम इंटरप्राइजेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रिन्यूएबल में 15% करना है। बाकी का जो 60% वो पूरा का पूरा एग्रीकल्चर में। क्योंकि आपको पता होगा कि जो आरआरबीज हैं वो नाबार्ड से रेगुलेटेड है, और नाबार्ड जो है दैट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। सो इनका जो प्राइमा फेसी फोकस है वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री को रहेगा। तो इनका जो है देखिए एग्रीकल्चर में अगेन सिग्निफिकेंट 18% रहेगा, जिसमें से 10% जो है वो स्टैंडर्ड स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को जाएगा, एंड 7.5% जो है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस को जाएगा। वहीं जो एडवांसेस टू वीकर सेक्शन है, तो वीकर सेक्शन जो है वो अगेन 15% को जाएगा। अभी हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स मतलब क्या कि 75% इनको भी करना है, इनको टोटल अपने एएनबीसी का और सीओबी का 75%, इन दोनों को कैलकुलेट करने से जिसका डाटा ज़्यादा आएगा उसको रखना है। 18% अगेन, आउट ऑफ विच 10% जो है वो स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स को, एंड 7.5 जो है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस को, एंड 12% देखिए यहाँ एक कैच है, दैट इज वीकर सेक्शन को हमने डोमेस्टिक कमर्शियल में 12% देखा था, और यहाँ हम लोग 12 देखने वाले हैं। वहीं आप देखिए कि जो आरआरबी वाला है यहाँ पे आप देखिए कि ये 15% है। तो याद करने के लिए आपको सिमिलैरिटीज से ज़्यादा जो सिमिलैरिटीज नहीं है उनके ऊपर फोकस करना है। जैसे यहाँ पे चीज़ें सिमिलर हैं तो इनको याद करना बहुत ही ईजी है। वहीं हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सिमिलैरिटी नहीं है, तो इसको फोकस करके याद करिए, क्योंकि इन जगहों से क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये देखिए, ये अगेन मैं इसको कहीं पे एक दूसरे कलर से लिख देता हूँ जिससे वो थोड़ा इजीली दिखे कि ये VVI है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कुछ तो क्वेश्चन 1 और 2 जरूर आते हैं हर साल। अभी हम लोग आगे चलते हैं कि डेफिनेशंस ऑफ MSME। तो अभी हम लोग फिर से प्रायोरिटी सेक्टर को हमने कंप्लीट कर लिया है, अभी हम MSME की तरफ आ गए हैं। तो यहाँ देखिए कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
कि गैजेट नोटिफिकेशन नंबर है कुछ, उसमें कब इन जून 2020 जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस आए हैं। वो चेंजेस क्या हैं उसको हम देखेंगे कि माइक्रो स्मॉल मीडियम MSM और साथ में ये वाला एंटरप्राइजेस। अभी यहाँ क्या है कि अगर हम लोग इसको इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हम जिस भी इन्वेस्टमेंट इन प्लान एंड मशीनरी, ये जो है वो कॉमन रहना है कि अगर किसी कंपनी का 1 करोड़ है दैट कम्स अंडर माइक्रो, जिसका 10 करोड़ है दैट कम्स अंडर स्मॉल, एंड जिनका 50 करोड़ है दैट कम्स अंडर मीडियम। अब हम लोग इसको ही अब देखिए कि अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो जो टर्नओवर है वो इसका 5 टाइम्स होना चाहिए, 5 करोड़। इनका टर्नओवर है वो 50 करोड़ और इनका टर्नओवर है 250 करोड़। तो आपको ये याद करने के लिए मैंने ऐसे एक बेसिक लॉजिक दे दिया है, लेकिन आप इसको अपने हिसाब से याद कर लेंगे। अभी वहीं पे जो सारे ही एंटरप्राइजेस हैं जो MSME के अंडर काम कर रहे हैं उनको उद्यम रजिस्ट्रेशन कराना है ऑनलाइन पोर्टल पे जाके, और वहां से एक सर्टिफिकेट उनको ऑब्टेन करना है, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ से एक 1 मार्क क्वेश्चन बनता है। देखिए कि एक क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है इनके लिमिट को लेके, और दूसरा क्वेश्चन जो है, और यहाँ फ्रेंड्स आपको जब भी कुछ भी पूछा जाए तो आपको इन दोनों को लेके बहुत पर्टिकुलर रहना है कि इन्वेस्टमेंट जो है वो कम रहेगा, टर्नओवर जो है वो ज्यादा रहेगा। क्योंकि टर्नओवर में क्या होता है कि टर्नओवर मतलब कि आप बार बार कुछ बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो टर्नओवर एक रिवॉल्विंग फंड, तो वो रिवॉल्व हो रहा है पूरा, तो रिवॉल्व होगा तो वो एक ही फंड जो है वो बार बार रिपीट होगा, तो इसलिए टर्नओवर जो है वो हमेशा ज्यादा होगा। तो इस लॉजिक के साथ आप चीजों को याद रख सकते हैं। अभी हम लोग आ जाते हैं कि रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ MSME इन इंडियन इकोनॉमी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए कि जो MSME सेक्टर है वो एक एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल लेके आया है एट लो कैपिटल कॉस्ट। ये बिल्कुल सही बात है कि एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल तो आई है। अभी वहीं पे हम लोग बात करते हैं कि स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो हैं वो अराउंड 90% ऑफ बिजनेस जो है वो इनका 50% ऑफ जो है वो ग्लोबल है, मतलब बाहर की तरफ है। तो दैट इज अगेन वन गुड थिंग फॉर आवर फॉरेन रिजर्व, कि हमारे फॉरेन रिजर्व के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा वो है। वहीं पे हम लोग MSME में जॉब क्रिएशन देखते हैं, इनोवेशन देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि छोटी छोटी कंपनीज खुल रही हैं जो लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही हैं, और सप्लाई चेन इज क्रिटिकल, कि मतलब इसमें क्या है कि हमारे जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं वो एक दूसरे को पुल कर रहे हैं। मतलब कि अगर किसी को पहले चीजें इंपोर्ट करानी पड़ती थी, अब वो चीजें यहीं अवेलेबल हो जा रही हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ, फिर से उसी का आगे की तरफ, कि एज पर द डाटा अवेलेबल विद सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो देखिए यहाँ एक क्वेश्चन 1 मार्क का बनता है, और दैट इज अंडर स्टैटिस्टिक्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इसमें ये क्या बताते हैं कि विथ टाइम जो MSME का कॉन्ट्रीब्यूशन है GVA, टोटल GVA में कितना रहा है, शेयर ऑफ MSME इन GVA और शेयर ऑफ MSME इन GDP। तो अभी GVA और GDP को समझने से पहले हम लोग ऑलरेडी इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये GVA एंड GDP है क्या। तो इसको देखने के लिए पहले GDP को देखते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके थे कि GDP जो है वो मॉनेटरी मेजर है, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड बाय अ कंट्री, मतलब कि मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। वहीं हम लोग GVA की बात करें तो वहां क्या है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड इज मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड आफ्टर द वैल्यू एडिशन टू द प्रोडक्ट टू एनहांस इट्स वर्थ। अब इसका एग्जांपल क्या है कि देखिए GDP में क्या है कि हम लोग प्रोडक्ट के टोटल वैल्यू की बात करते हैं, कि टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। वहीं हम लोग GVA में क्या बात करते हैं कि एक प्रोडक्ट को हम लोग लेते हैं और उसके वर्थ को इनहांस करते हैं। विथ एग्जांपल कि अगर हम लोग फ्रूट्स को खरीदते हैं और उसका जैम बनाते हैं, फिर उसको प्राइस को इंक्रीज करके हम लोग बेचते हैं। तो GVA और GDP का जो बेसिक एक कॉन्सेप्ट है वो आप समझ गए होंगे। तो अभी हम लोग इसको देखते हैं। हमने इसको 2014 से 2019 तक इसीलिए देखा है क्योंकि ये बुक में इतना ही डाटा है, और यहाँ से हमको सिर्फ एक आइडिया लगाना है। वो आइडिया क्या लगाना है वो देखो कि शेयर ऑफ MSME इन GVA ये पहले 31% था, सिग्निफिकेंटली ये बढ़ा है और अभी 33.5 है एज पर द बुक। अभी वहीं पे कि अगर हम GDP की बात करें तो GDP में भी ये 29% से अभी 30.23% की तरफ आ गया है। और साथ ही फ्रेंड्स ये क्या है कि आप इसके फ्लो को चेक कर सकते हैं। इसको याद कर पाना काफी मुश्किल है, लेकिन एक ट्रेंड को आप देख सकते हैं कि ये चीजें जो है वो इंक्रीज हो रही हैं विथ टाइम। MSME सेक्टर जो है वो 11.10 करोड़ जॉब जो है वो क्रिएट
कर रही है कंट्री के अंदर। वहीं जो बैंक्स की जो लेंडिंग है माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस में, माइक्रो एंड स्मॉल MS, फिर से जो M है उसकी बात नहीं कर रहे, तो माइक्रो एंड स्मॉल बिजनेस में दैट हैज ग्रो 27% ईयर ऑन ईयर। मतलब कि यहाँ बात हो रही है सितंबर 22, मतलब कि जो सितंबर 21 का डाटा था वहां से सितंबर 22 में ये 27% ग्रो हुआ है। और वहीं जो मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब यहाँ जो छूट गया था इनका साथी कि MSME, तो MS तो यहाँ आ गए जो 27% ग्रो करें, एंड जो इनका जो दूसरा साथी जो लास्ट वाला M है वो 36% ग्रो करा है। तो आपको ये डाटा भी देखना है क्योंकि ये 1 मार्क क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे आपको एक कंफ्यूजन का स्कोप होता है, अदरवाइज अगर चीजें बहुत सिंपल होती तो फिर तो बात ही क्या थी। अभी हम लोग देखते हैं कि MSME हेल्प्ड कंट्री टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो ये आपको एक्चुअली पता है लेकिन फिर भी हम लोग इसको एक बार बस डिस्कस कर ले रहे हैं। इसमें क्या है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा है, बिल्कुल। एक्सपोर्ट अर्निंग, क्योंकि हम लोग जो अपने प्रोडक्ट हैं उनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो इनसे हमारा अर्निंग बढ़ा है, हमारा जो रिजर्व है फॉरेन रिजर्व वो अच्छा हुआ है। अभी लो इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट, बिल्कुल, क्योंकि MSME जो है वहां पे क्या कि छोटा बिजनेस भी हम लगा रहे हैं और फिर उसमें हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं और उससे हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि छोटी कंपनीज हैं तो हाँ ऑपरेशंस को लेकर ज्यादा इश्यूज नहीं है। अगेन लोकेशन वाइज मोबिलिटी के, मतलब छोटी कंपनीज हैं तो इसको जगह जगह पे लगाया जा रहा है विद द प्लेस। और अगर ऐसे लग रहा है कि कोई पोटेंशियल जो है वो वेरियस प्लेसेस पे है तो सेम तरह की इंडस्ट्री अलग अलग जगह पे लगाई जा रही है। या फिर अगर कुछ सेक्टर्स हैं जहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं है और वही इंडस्ट्री कहीं दूसरी जगह काम कर रही है तो वो मूव हो रहे हैं, मतलब कि वो अपनी चीजों को लेके जगह जगह पे मूव हो रहे हैं जस्ट टू फैसिलिटेट। वहीं पे लो इंटेंसिव एक्सपोर्ट या भी इंपोर्ट, मतलब कि हम जो पहले ज्यादा ह्यूज इंपोर्ट करते थे चीजों, अभी हमने अपना इंपोर्ट जो है वो कम कर दिया है। अभी कैपेसिटीज टू डेवलप अप्रोप्रिएट इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज, मतलब कि अभी हमारे जो MSME सेक्टर है उसमें R&D काफी अच्छा चल रहा है। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो इंडिया के अंदर की, मतलब देसी, इंडिजिनस मतलब देसी की बहुत सारे स्वदेशी ऐसे टेक्नोलॉजीज आ रही हैं जिनकी मदद से हम काफी अच्छा कर पा रहे हैं और हमारा जो डिपेंडेंस है फॉरेन की टेक्नोलॉजीज पे वो थोड़ा कम हो रहा है। अभी जो इम्पोर्ट है उसका सब्सटीट्यूशन, अगेन यहाँ हमने देखा था वही चीज यहाँ आ रही है कि इम्पोर्ट का जो सब्सटीट्यूशन है वो हमको मिल गया है। अभी बहुत सारे डिफेंस के जो प्रोडक्ट हैं आपने देखा होगा, अभी कितने सारे जो नए व्यूड से क्राफ्ट्स, फाइटर जेट्स एंड मेनी मोर थिंग कि जहां हम लोग हमारी जो अपनी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है वो डिफेंस को प्रोवाइड कर रही है। अभी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड यूनिवर्स इंडस्ट्रीज, तो ये भी हमारे पास है कि जो टेक्नोलॉजी पे फोकस करके वो पूरे ग्लोबल लेवल पे अच्छा कर रही हैं। कॉम्पिटिटिवनेस इन डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट मार्केट, तो ये तो जब से ग्लोबलाइजेशन आया है और उनके टेक्नोलॉजी के ऊपर हमने उसको ब्रेक करके काम करना शुरू किया है तो ये कॉम्पिटिटिवनेस तो आई है। और ये सारी चीजें जो है वो MSME सेक्टर की वजह से ही हुई हैं। अभी हम कुछ एक जो इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट की उनको देख लेते हैं। इनको आप कितना याद रख पाएंगे ये आपके ऊपर है, बट हमने बहुत मिनिमल डाटा यहाँ दिया है एंड इवन क्रिस्प टू दिस कि मतलब इससे भी मिनिमल डाटा हमने अपने PDF में रखा है क्योंकि वहां हमने उतना ही डाटा रखा है जहां से 1 लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो वन ऑफ द प्रोडक्ट है दैट इज मेक इन इंडिया, तो ये 2014 में, सितंबर 2014 में प्राइम मिनिस्टर जी ने इंट्रोड्यूस किया था और इसके 4 पिलर्स हैं। वो क्या है? न्यू प्रोसेस, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू सेक्टर, न्यू माइंडसेट। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है ऑड वन आउट बोल के। वहीं पे हम लोग दूसरे की बात करें ECLGS, तो इसमें क्या था कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। अगेन यहाँ पे एक क्वेश्चन तो ऐसे भी आ सकता है कि ECLGS स्टैंड्स फॉर, तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग फिलहाल यहाँ इग्नोर कर रहे हैं। तो इसमें क्या है कि ड्यूरिंग कोविड गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कितना, एक 3 लाख करोड़ का कोलेट्रल फ्री क्रेडिट। क्यों? क्योंकि सारी इंडस्ट्रीज बैठ गई थी, किन्हीं के पास कुछ रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि इनको कुछ फंडिंग देते हैं जस्ट टू स्ट्रीमलाइन द बिजनेस। तो ऐसे में क्या था कि दैट वाज इंटेंडेड टू बेनिफिट 45 लाख MSMEs। तो यहाँ पे ये जो 2 डाटा है आपको ये दोनों डाटा को याद रखना है ECLGS के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी वहीं हम लोग देखते हैं CGTMSE। अभी CGTMSE क्या है? ये अगेन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए अप्लाई होता है। देखिए यहाँ पे फिर से एक कैच है कि CGTMSE ये सिर्फ माइक्रो एंड स्मॉल के लिए, MSME के लिए नहीं है, M and S के लिए। MI जो लास्ट वाला M है वो नहीं है। तो यही चीजें जो है यहाँ से क्वेश्चंस को प्रोड्यूस करती हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है यहाँ क्या है, कोलेट्रल फ्री लोन जो है वो मिलता है अप टू 1 करोड़, और ये क्या, मिनिस्ट्री ऑफ SME एंड SIDBI इनके थ्रू मिलता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको सीधे सीधे ये बताऊं
कि आपको इन चीजों का ही ज्यादा ध्यान देना है। और एमएसएमई जो है, सॉरी सीजीटीएमएसई जो है वो क्रेडिट गारंटी है। मतलब कि कोई बंदा मुद्रा लोन लेने जाता है और वो कहता है कि मैं कोलेट्रल नहीं दे पाऊंगा, मतलब कि मैं कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं दे पाऊंगा, तो वो उनके लिए सीजीटीएमएसई कवर लेंगे कि अगर वो डिफॉल्ट करते हैं, वो कल को पैसे पे नहीं करते हैं, तो ये एक इंश्योरेंस की तरह है जो वहां से वो कंपनी बैंक को रीपे करेगी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पीएलआई की तरफ, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो इसमें क्या है, आत्मनिर्भर भारत का जो एक नारा अभी चला है उसकी तरफ कि ₹1.97 लाख करोड़ जो है वो यूनियन बजट में से एलोकेट हुआ है पीएलआई प्रोग्राम के लिए। अब इसमें जो है सेक्टर्स जो है 13 सेक्टर्स, उनमें से कुछ जो है टेक्सटाइल, स्टील, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल, इनको जो है 5 साल जो अभी नेक्स्ट 5 ईयर्स आ रहे हैं उसमें ग्रो करवाना है, इसके ऊपर फोकस ज़्यादा है। तो इसमें आप देख लेंगे कि ये जो सेक्टर्स हैं, इन सेक्टर्स को लेके क्वेश्चंस आ सकते हैं, बट इनको आप कितना अपने माइंड में रख पाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सो बेटर कि आप एक नोट्स बना लें जो बहुत क्रिस्प हो, जो अगर पीएलआई की बात हो तो वहां पर सिर्फ आत्मनिर्भर और 1.97 लाख इतना ही लिखा हो, जिसमें से कि आपका काम चल जाए। नेक्स्ट जो है ISEC, इंटरेस्ट सब्सिडी एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, की यहाँ क्या है कि इसको खाड़ी प्रोग्राम्स के लिए, तो आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि जहां भी ISEC की बात होगी तो खाड़ी प्रोग्राम्स और जो कंट्रीज खाड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में बात हो रही है। अभी स्टार्टअप इंडिया की बात करें तो ये जो है वो क्या है कि इनोवेशन और प्रोमोटिंग लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ बाय क्रिएटिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। स्टैंड अप इंडिया के बारे में आपको इतना ही ध्यान रखना है। वहीं अगर हम लोग स्टैंड अप इंडिया की बात करें तो स्टैंड अप इंडिया इज फॉर आइदर फीमेल्स और बिलोंग्स टू SC/ST कैटेगरीज। तो आपको ये दोनों ही पैरामीटर्स को ध्यान रखना है कि आइदर वो फीमेल हो या फिर SC/ST कैटेगरीज के कोई भी लोग हो। रिक्वेस्ट असिस्टेंस बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेंजिंग 10 लाख to 1 करोड़, इनको 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन जो है वो मिल जाएगा। और जो लोन होगा वो ग्रीन फील्ड बिजनेस वेंचर होना चाहिए, कि मतलब वो ग्रीन फील्ड के लिए जो MSME की साइट है उस पर कुछ एक बिजनेस के लिस्ट है, उनमें से ही कोई एक बिजनेस होना चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली। तो अभी इसके बाद कुछ और स्कीम्स हैं फ्रेंड्स, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन मैं एक बार बस रिसाइड कर दे रहा हूँ एज इट इज माय ड्यूटी। तो देखिए, उद्यमी मित्रा पोर्टल ये जो है ये सिडबी ने लॉन्च किया है, तो आपको बस इतना ही याद रखना है। MSME संबंध ये जो है ये पोर्टल क्यों है, क्योंकि आपने अगर कोई लोन अप्लाई किया है तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए है। अभी यहाँ क्या है, कि MSME डिलेड पेमेंट पोर्टल। अभी यहाँ अगेन क्या है कि माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस अक्रॉस द कंट्री जो है वो डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हैं अपने इशू को विथ सेंट्रल मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट। मतलब अगर कुछ भी उनका डिले हो रहा है पेमेंट में या किसी भी तरह का इश्यू आ रहा है तो वो इसको डायरेक्टली इस पोर्टल पे रजिस्टर कर सकते हैं। डिजिटल MSME स्कीम्स, तो यहाँ अगेन क्लाउड कंप्यूटिंग, जहाँ पे इंटरनेट एक्सेस वगैरह से रिलेटेड बात हो रही है, तो आपको जो है ओनली की पॉइंट्स को याद रखना है। PMEGP, तो ये क्या है, एक क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है, जिसमें क्या है कि आपका जो इंटरेस्ट चार्ज होगा उस इंटरेस्ट का आपको गवर्नमेंट रिफंड देती है। अभी फिर क्या है, स्फूर्ति स्कीम ऑफ फंड ऑफ जनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, मतलब ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में आर्टिसियन, फिर जो हैंडलूम्स, तो उनको लेके जितने भी हैं वो स्फूर्ति के अंदर आते हैं। वहीं हम लोग स्पायर, इसमें क्या है कि न्यू जॉब्स को क्रिएट करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए। वहीं हम लोग बात करें CMCP, तो यहाँ पे क्या है कि अभी कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज़्यादा है हमारे मार्केट में, तो उसमें डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी, मार्केट एक्सेस, इनके लिए इसको इस्तेमाल करा जा रहा है। वहीं देखिए एक जो है MSECDP, तो ये देखिए कि यहाँ पे एक सिंपल जो है वो है कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ MSC मतलब क्या है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, यहाँ मीडियम की बात नहीं हो रही है। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना, यही बारीकियां हैं कि यहाँ पे माइक्रो एंड स्मॉल ही है ओनली। रेड लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम CLCSS, ये जो है अगेन ये ऑपरेशन फॉर अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर MSME। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ बेसिक आउटलाइंस थे जो हम लोगों ने आपके लिए ड्रॉ कर दिए हैं। आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर आप इसका 1 लाइन नोट्स बना सकते हैं, या फिर हमारे PDF में आपको चीजें काफी क्रिस्प मिलेंगी। ये काफी लेंदी है, यहाँ से क्वेश्चंस आने के स्कोप भी है, तो वी हैव ट्राइड आवर बेस्ट टू क्रिस्प द थिंग
और मेक एवरीथिंग ईजी फॉर यू। आप यहाँ से आगे खुद देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।